Hi, your own soul is nourished when you are kind. Today is 10th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इंडियन नेवी का ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जिसका नाम है INS संध्याक, ये डीकमीशन हुआ है रिसेंटली। सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है फॉर इंट्रोड्यूसिंग कोडिंग एज अ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसका इनिशिएटिव है सेज। सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है इको रैप। मेहरगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वहां पर सबसे पहले एविडेंस मिला था कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। मेघालय में है ये उमियाम लेक। आज के सवाल है, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इससे कौन सी कंट्री क्लोजेस्ट है? डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया कौन सा है? डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं? इनके जंक्शन को क्या बोलते हैं? मणिपुर। मणिपुर की कॉमन बाउंड्रीज है विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? किन इंडियन स्टेट्स के साथ? मणिपुर। मणिपुर भी एक स्टेट है, इसकी बाउंड्री शेयर होती है। दुलहस्ती पावर स्टेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन विच रिवर? और कपिल धारा फॉल्स सिचुएटेड है किस रिवर पे? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है कोजेंट। कोजेंट मतलब बहुत परसुएसिव है, मनाना है, पावरफुली परसुएसिव एंड इम्प्रेसिव। इवानासेंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड है, टेंडिंग टू वैनिश और डिसअपियर, क्षणिक है। ऑनरस का मतलब होता है बहुत बर्डनसम है, डिफिकल्ट है टू एंड्योर, जो बहुत मुश्किल है। मॉडिकम, मॉडिकम मतलब स्मॉल और मॉडरेट और टोकन अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। सब्जुगेट करना, सब्जुगेट करना मतलब सबसर्विएंट करना, फोर्स टू सबमिट और सबड्यू। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम समझते हैं MSP। इसकी रिवाइज्ड अभी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू की है। विल गेट टू नो MSP के फैक्टर्स क्या है, किन क्रॉप्स के लिए होती है, और एक ये सवाल भी देखेंगे। दिस इज अबाउट वैक्सीन नेशनलिज्म। DOPT, ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती है उस पे डेप्यूटेशन पे जाते हैं सेंटर पे, तो सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए DOPT का एक ये अभी ऑब्जर्वेशन है, विल टॉक अबाउट इट। दिस इज अबाउट ग्रीन इकोनॉमी एंड मोबिलिटी। ये है मिराज। मिराज ऑप्टिकल फिनोमिनन है, मिराज समर में अक्सर ये होता है। दिस इज अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट जो जरूरी है चाइल्ड केयर के लिए। दिस इज एट होम। Editorial encouraging accord G7 meet landmark deal about minimum taxation of 15% digital companies के लिए। The promise and peril of digital justice delivery and this is health burden। ये होता है कैट फिशिंग, फिशिंग, और ये डिजिटल एज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको अक्सर ऐसे टारगेट किया जाता है, हनी ट्रैप एटसेट्रा। सो इसके बारे में आज हम जानेंगे। दिस इज पक्के टाइगर रिजर्व। US सेनेट पासेस ह्यूज इनोवेशन बिल। 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम रेलवेज को मिलेगा। दिस इज अबाउट रेलवेज, और ये मुंबई का रेनफॉल। हिंदी में विश्व महासागर दिवस है, और एक ये सी ऑफ मारा काला सी में सी स्नॉट करके एक प्रकोप देखने को मिला, विल गेट टू नो। दिस इज सीसेट सॉल्यूशन, और ये है सीसेट के सवाल। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu, The Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फर्स्ट न्यूज है। सेंटर ने अनाउंस किया हाइक मतलब बढ़ोतरी इन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स। इन तीनों के लिए MSP में हाइक हुआ है। फार्मर ग्रुप्स अभी अनहैप्पी हैं विद द इंक्रीज इन पैडी राइस। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये सारी क्रॉप्स दी हैं, पैडी, बाजरा, रागी, मेज, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, इन सब में बेटर रिटर्न्स आएंगे, MSP इनका ज़्यादा होगा। बट MSP होता क्या है? MSP के शब्दों को देखिए। दिस इज मिनिमम मतलब कम से कम सपोर्ट प्राइस मिलेगी। मतलब कि फार्मर ने एक क्रॉप लगाया A,
उस क्रॉप को वो मार्केट में ले जाके बेचता है, बट वहां पे उसको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलती है, तो सरकार इंटरवीन करेगी और मिनिमम इतनी कीमत तो उस क्रॉप की मिल ही जाएगी। सरकार इस बात की गारंटी दे रही है। मार्केट में बेटर प्राइस नहीं मिली तो गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी और मिनिमम इतना सपोर्ट प्राइस उस क्रॉप का मिल ही जाएगा। दिस इज द गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट। सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम प्राइस है सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एट विच प्रोडक्ट्स वुड डायरेक्टली बी बॉट फ्रॉम द फार्मर इफ द ओपन मार्केट प्राइसेस आर लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड। प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है, कॉस्ट से ज्यादा है, वो कम है प्राइस डिस्कवरी, तो सरकार स्टेप इन करके एमएसपी देगी। अब एमएसपी हम क्यों देते हैं? एमएसपी इसलिए देते हैं बिकॉज कई बार फार्मर्स जो होते हैं, बम्पर प्रोडक्शन हो गया और वो बिक नहीं रही है, तो डिस्ट्रेस सेल होता है। कई बार आप देखना फार्मर्स आलू ऐसे कुछ सब्जी वगैरह रोड पर ही फेंक के चले जाते हैं बिकॉज वो पेरिशेबल भी है, ऐसे टोमेटो एटसेट्रा, तो डिस्ट्रेस सेल्स होती है। इसको चेक करने के लिए कि फार्मर का भी नुकसान नहीं हो, सरकार यहाँ पे एक वेलफेयर मैकेनिज्म भी है, एक गारंटी दे रही है, और इससे सरकार को भी फायदा होता है। जो सरकार की स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मिड डे मील स्कीम है, हमारी फूड से रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट सरकार को करना है वो यहाँ एमएसपी के प्रोक्योरमेंट से आ जाता है। तो टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम के लिए, तो दिस इज द विन विन सिचुएशन। तो इसीलिए एमएसपी डिसाइड होती है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है मोस्ट खरीफ क्रॉप के लिए। 3 सीजन होते हैं, खरीफ होता है, राबी होता है, और इन दोनों के बीच में होता है जायद। तो अभी जैसे मॉनसून आया ना, खरीफ, तो मॉनसून मतलब खरीफ क्रॉप्स बारिश वाली, और जो राबी होती है वो होती है विंटर की क्रॉप, जैसे कि वीट। तो खरीफ क्रॉप के लिए ये अभी इतना यहाँ पे डिक्लेयर किया है इन्होंने। अब सी, यहाँ एक होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर। बिकॉज एमएसपी तो हमें देना है, बट कितना देना है ये कैसे डिसाइड होगा? CACP जो डिसीजन लेगा वो कितने अलग अलग फैक्टर्स को देखेगा। तो ये 13 फैक्टर्स है, जैसे कि एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटी, इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनपुट में क्या क्या बदलाव आया, इनपुट अगर बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनपुट आउटपुट प्राइस में पैरिटी होना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है अभी उसकी मार्केट प्राइसेस में, डिमांड एंड सप्लाई का क्या रिजल्ट है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी है या नहीं है, इफेक्ट क्या होगा इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर में, इफेक्ट क्या होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग में, इफेक्ट क्या होगा जनरल प्राइस लेवल पे, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है, पैरिटी रखना है प्राइसेस पेड एंड प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर, और इफेक्ट क्या होगा इशू प्राइसेस एंड इम्प्लीकेशन फॉर सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है कि सरकार कुछ वहां पे छूट दे रही है, 100 रुपए का सामान 50 रुपए में बेचा जा रहा है और बाकी 50 सरकार पे कर रही है, सो दैट इज सब्सिडी। तो ये जैसे कुछ नाम है यहाँ पे, ये फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स को काउंट इन किया जाता है और फिर सरकार एमएसपी डिसाइड करती है 24 क्रॉप्स में। जैसे ये कुछ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये 2 बार होता है साल में। अब ये 24 क्रॉप्स क्या है, तो एक कैलकुलेशन होता है यहाँ पे इन 13 फैक्टर से, और कैलकुलेशन 1.5 टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूजुअली एमएसपी डिसाइड होती है। तो ये कैटेगरी है। जैसे कि सीरियल्स है, सीरियल्स में पैडी, व्हीट, ज्वार, बार्ले, बाजरा, रागी, मेज, इनके लिए एमएसपी आता है। पल्सेस मतलब होती है दालें, दालें में अरहर, ग्राम, मूंग, लेंटिल, उड़द। ऑयल सीड्स मतलब जिससे तेल निकलता है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, तोरिया, सीजम एंड सनफ्लावर, दिस इज सैफफ्लावर, और दिस इज नाइजर सीड। ये हैं जिनके लिए एमएसपी आएगा। इसके अलावा रॉ कॉटन भी है, जूट है, कोपरा है, डी हस्क्ड कोकोनट है, शुगर केन है, और दिस टोबैको है। ये 24 जो हैं इनके लिए एमएसपी आता है, जो अभी यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे देखने को मिला, एमएसपी का हाइक किया। अब एमएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एमएसपी ऑल्दो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, एमएसपी का कोई लीगल बैकिंग भी नहीं है। एमएसपी जो आया था वो आया था एज अ वेलफेयर मेजर। अभी जब फार्म बिल आए थे तब भी एमएसपी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अगर हम देखें इंडिया की 70+ हिस्ट्री को, तो एमएसपी कभी भी ऐसे लीगलाइज नहीं हुआ है। दिस इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट वेलफेयर मैकेनिज्म विच इज इंपॉर्टेंट।
बिकॉज ये वर्क करता है एज अ सेफ्टी नेट। जैसे एमजी नरेगा है, ऐसे एमएसपी भी है। एमएसपी से प्रॉब्लम ये आती है कि इससे गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो देखा था हमने कि हमें प्रोक्योरमेंट करना है पीडीएस का, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डेटा कुछ साल से हम देखें, यहाँ ओवरबर्डनड है, इतना ज़्यादा राशन है जितनी की ज़रूरत ही नहीं है, और ये राशन ख़राब हो रहा है, तो प्रोक्योरमेंट का लेवल आ जाता है। तो इसीलिए काफ़ी कमिटीज़ भी आई थी और उन्होंने बोला था एमएसपी जो है, एमएसपी रिजीम इसमें ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। बट ये एक पॉलिटिकल टॉपिक भी हो जाता है, सेंसिटिविटीज़ भी है यहाँ पे, वेलफेयर भी है, इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है, फार्मर्स का डिस्ट्रेस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस? हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप? लो इनकम ट्रैप क्या होता है कि शुरुआत में तो ग्रोथ हो जाती है बट फिर वो प्लेटू हो जाता है। जैसे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में भी ऐसे ही होता है। अगर आप शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स करेंगे ना, शॉर्टकट्स करेंगे, इनिशियल आपको सक्सेस तो मिल जाएगी बट आप एक लेवल के बाद क्रॉस नहीं कर पाओगे, प्लेटू हो जाएगा। से शॉर्टकट से आपने से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, बट प्रीलिम्स का तो बस क्वालिफाइड इन नेचर होता है, इसके तो ना तो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। यू विल गेट इन टू दिस ट्रैप, दैट इज वाई देर आर नो शॉर्टकट्स। हार्ड वर्क करिए, कंपटीशन सीवियर है, देर आर पीपल हु आर फार फार बेटर देन यू, सो यू हैव टू अप योर लेवल. So this is about MSP. Prepare this question and don't panic. This is a very easy process. All you need is regularity. Regularity जरूरी है, आसान काम है बट उसको भी करना पड़ेगा ना। आप आंसर लिखोगे ही नहीं तो आंसर बेटर कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट काम है राइट. इफ यू आर राइटिंग समथिंग यू आर automatically improving and you are on right track. Okay, so do this question. देन ये फर्स्ट था. सेकंड जो है वो है शन वैक्सीनेशन नेशनलिज्म. ये यूएनजीए प्रेसिडेंट इलेक्ट ने कहा. अब सी इक्विटी की बात करते हैं. कोविड अगर कहीं पर भी वर्ल्ड पे अगर बच जाता है तो वो वापस बाउंस बैक करेगा. सो दिस इज नॉट अबाउट कि यूएसए ने खुद को वैक्सीनेट कर लिया तो यूएसए सेव हो जाएगा, यूके की मेजर पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन कर लिया है तो वो सेव हो गए. नो, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. अफ्रीका का एक नेशन, एशिया का एक नेशन, हर किसी को वैक्सीनेशन देना जरूरी है. तो वैक्सीन नेशनलिज्म को शन करें. ये यूएनजीए के प्रेसिडेंट इलेक्ट ने कहा है. प्रेसिडेंट इलेक्ट मतलब आपका चुनाव हो गया है बट अभी आप पोस्ट पे वहां पे गद्दी पे नहीं बैठे हो. प्रेसिडेंट इलेक्ट तो ये है मिस्टर अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव्स. इट विल डिस्ट्रॉय एफर्ट्स टू इरेडिकेट पैंडेमिक. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक और इंपॉर्टेंट मैसेज सी इन्होंने काफी लाउड एंड क्लियर यहाँ पे बोला है. इसके बहुत ज़्यादा इसके आगे नतीजे देखने को मिलेंगे हमें. इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज हु केम आउट सपोर्टिंग मी, ही सेड थैंकिंग द इंडियन लीडरशिप. सो दिस इज अगेन वन डेवलपमेंट. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. यहाँ एक और न्यूज़ है. सेंट्रल डेप्यूटेशन ऑफ ऑफिसर्स वेरी लो. डीओपीटी ने स्टेट्स को बोला. डीओपीटी क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है. सिविल सर्वेंट्स जो बेसिकली हैं ये उनका कार्डर अलोकेशन, सर्विस रिलेटेड कंडीशन एटसेट्रा को डीओपीटी देखता है. कई बार जो डीओपीटी है इसका जो जुरिस्डिक्शन है, काम का जो एरिया है वो कई बार क्लैश हो जाता है यूपीएससी के से, बिकॉज यूपीएससी भी मेरिट बेस्ड है. यूपीएससी से भी कई बार सरकार पूछती है कि प्रमोशन एटसेट्रा, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन, और डीओपीटी का काम भी कार्डर मैनेजमेंट एटसेट्रा है. कई दफे कुछ जगह ऐसे क्लैशेस देखने को भी मिले. यहाँ डीओपीटी की बात करें, कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया में वैसे तो ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है. एक होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी होती है इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरी होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. दिस इज नॉट फॉरेन, दिस इज फॉरेस्ट. ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है. अब कहने को तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं बट ऑल इंडिया सर्विसेज को भी कार्डर दे दिया जाता है. कार्डर मतलब जैसे आप आईएएस हो बट आपको कार्डर मिला से उड़ीसा, तो मतलब लाइफ लॉन्ग आपको उड़ीसा में ही रहना है, उसी राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान करनी है. तो ट्रू मैनर में इनको भी हमें ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं कहें तो बेहतर होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज, बिकॉज कार्डर हो गया है, राज्य लेवल पे ही काम करना है. बट अगेन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन. अब सी एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं तो अगर आप लाइन के इस तरफ हो तो आपको स्टोरी कौन सी दिखेगी कि एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसने कौन सी रैंक लेके आया, टॉपर एटसेट्रा कौन से हुए. बट जब एक बार आप सर्विस में आ गए तो आईएएस इज आईएएस, चाहे वो रैंक 1 हो चाहे वो रैंक 80 90, जिस पे भी उसको आईएएस मिला.
अब इसमें भी क्या होता है, ऑल आईएएस आर नॉट सेम। कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं वो फील्ड में जाके बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो उनकी गिनती होती है ब्राइट ऑफिसर्स में। इनकी काफ़ी डिमांड होती है, इनको सारी की पोजीशंस मिलेगी, क्रीम रोल मिलेगा, और दे आर लाइक वर्क में इनका से ज़्यादा होगा बिकॉज दे आर डिलीवरिंग, इनका परफॉर्मेंस बेटर है। अब अगर कोई ब्राइट ऑफिसर होता है तो एवरीबडी वांट्स ब्राइट ऑफिसर, सेंटर को भी वो ब्राइट ऑफिसर चाहिए और स्टेट को भी वो ब्राइट ऑफिसर चाहिए। तो यहाँ पे हो जाता है टसल, सेंटर और स्टेट दोनों में ये फाइट हो जाती है कि ये अधिकारी, सेंटर बोलेगा इसको डेपुटेशन में सेंटर में भेजो, हमें ज़रूरत है यहाँ पे, स्टेट उसको छोड़ना नहीं चाहेगा बिकॉज वो अच्छा ऑफिसर है। तो इस बात पे ये ऑब्जर्वेशन है कि सेंट्रल डेपुटेशन में ऑफिसर्स आ ही नहीं रहे। राज्य जो होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाता है, शुरू के 5-10 साल में पता चल जाता है कि कौन कैसा ऑफिसर है। तो जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको अक्सर स्टेट रिलीज नहीं करता है सेंट्रल डेप्यूटेशन में, और इससे सर्विस की जो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है। ये बात डीओपीटी ने कहा। नॉट सेंडिंग ऑफिसर्स में अफेक्ट फ्यूचर कार्डर रिव्यू प्रपोजल, तो ये भी एक डेवलपमेंट है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में अपॉइंटमेंट से सेंटर ने किया है, प्रेसिडेंट के थ्रू हुआ है, तो स्टेट्स के पास ज़्यादा इनके पास कहने को कुछ बचता भी नहीं है, तो स्टेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रोल नहीं हो पाता है ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स पे। तो अक्सर ये टसल भी हो जाता है सेंटर और स्टेट में इन ऑफिसर्स के कारण। तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हमारे फेडरलिज्म के फेवर में है, अगेंस्ट में है? ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होनी चाहिए, अदरवाइज सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में टसल चल रहा है, ये आर्ग्यूमेंट अक्सर देखने को मिलता है। तो प्रेजेंट सम आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हियर इन अवर कंट्री। ऑल इंडिया सर्विसेज इन अ वे ये अच्छा भी है। अब से कोई पंजाब का है, पंजाब का जो ऑफिसर है उसको कार्डर मिल गया तमिलनाडु, जैसे शक्तिकांता दास साहब है ना आरबीआई, इनका कार्डर देखना कौन सा था। एक बार जब ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो अचानक एक रिपोर्टर ने तमिल में कुछ सवाल पूछना चालू कर दिया, शक्तिकांता दास साहब ने भी तुरंत तमिल में जवाब देना चालू कर दिया। वाई? बिकॉज तमिल के साथ उनका यहाँ पे एक्सपोजर था। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कि हम स्टेट्स की जो नैरो थॉट्स है उससे ऊपर उठ के आते हैं। अब से केरल का कोई बंदा है, वो मलयालम है, बट उसकी ड्यूटी लग गई यूपी में, तो उसको अब नॉर्थ में यूपी के हिसाब से वो अपनी सर्विस दे रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कंट्री का। तो ऑल इंडिया सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट, बट इसके अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो ऐसे करके ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंट्रल डेप्यूटेशन ऑफ ऑफिसर्स वेरी लो है। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वॉज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ऑल राइट, अब ये नेक्स्ट है, ग्रीन इकोनॉमी एंड मोबिलिटी की एस्पेक्ट है ड्राफ्ट 2041 मास्टर प्लान। दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट दिल्ली, बट दिल्ली को आप किसी भी दूसरे सिटी से चेंज कर सकते हैं नाम, चाहे बेंगलुरु रख दो या मुंबई रख दो, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, एनीथिंग, बिकॉज प्रॉब्लम्स मोर और लेस सब जगह सेम है। जो सिटीज़ हैं वो एक्सपैंड हो रही हैं, सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और अर्बन प्लानिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट में भी है, सिलेबस में भी है। तो अर्बन प्लानिंग ज़रूरी है, ग्रीन होनी चाहिए और वहाँ मोबिलिटी सेंटर स्टेज होना चाहिए। फोकस करें अफोर्डेबल हाउसिंग में, जैसे दिल्ली गुड़गांव में मकान लेना लाइक सुपर क्रेजी, करोड़ों करोड़ों रुपए के, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए। इन सीटू रिहैबिलिटेशन भी ज़रूरी है, और जो अननेसेसरी माइग्रेशन हो रहा है रूरल टू अर्बन, उसको भी चेक करना ज़रूरी है। रूरल एरिया में ही अर्बन फैसिलिटी दें, रूरल अर्बन मिशन। दूसरी बात, अगर आप शहर में रहते हो तो वहाँ पे ट्रांजिट बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है, ट्रैफिक। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना चाहिए जो मास ट्रांजिट पे फोकस करे, मल्टी मोडल इंटीग्रेशन हो, फैसिलिटेट करे फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन को कन्वीनियंट बनाए, फास्ट बनाए और सिक्योर बनाए, ताकि विमेन और ऐसे जो केसेस आ जाते हैं हमारे यहाँ वो कम करें, हम मिनिमाइज करें, उसको चेक करें। तो ट्रांसपोर्टेशन के 3 पिलर्स हैं, एक तो अफोर्डेबल होना चाहिए, दूसरा कन्वीनियंट होना चाहिए, लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिक्योर होना चाहिए, सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो हमें एड्रेस करना है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज। ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ये कीवर्ड अच्छा है। जैसे ग्रीन मतलब अरावली है, पार्क्स हैं, ब्लू मतलब जैसे यमुना रिवर है, वेटलैंड्स है,
तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो इन सिंक हो ग्रीन एंड ब्लू के। रिहैबिलिटेशन करें स्लम्स का, हर शहर में स्लम्स का समस्या होता है, इसको सॉल्व करें। अनऑथोराइज्ड जो कॉलोनी है उसको रेगुलेट करें। वर्क स्पेसेस में एक्सेस ठीक रखें, डिसेंट्रलाइजेशन करें और कमर्शियल सोशो कल्चरल हब्स बनाएं, उनको रिवाइटलाइज करें। कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफलाइन ऑफ एनी सिटी, तो इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अर्बन प्लानिंग में आप इन सारे कीवर्ड्स को लिख सकते हो। दिस मास्टर प्लान 2041 ऑफ दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं। सीइंग इज बिलीविंग। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है यहाँ पे, मिराज बन रहा है, राइसिना हिल्स कैपिटल, हॉट वेंसडे आफ्टरनून। दो ऑप्टिकल इल्यूजन के फिनोमिनन बड़े कॉमन है, एक तो है मिराज जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, एक और दूसरा होता है वो होता है लूमिंग। लूमिंग क्या होता है आप बताओ। तो मिराज और लूमिंग दोनों बेसिकली मिलते जुलते ही है। मिराज हॉट एरियाज में होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन है ये। जैसे ये एक ट्री है, रेगिस्तान में ऐसा देखने को काफी मिलता है, ट्री है, लाइट यहाँ से आ रही है ना, ये ऊपर क्या होता है डेंसर होता है, बट जो सरफेस है वो काफी हॉट हो गई, तो सरफेस के ऊपर का जस्ट जो एयर है वो हो जाएगी हॉट है तो लाइट हो जाएगी। तो अब ये जो लाइट है वो कूलर एयर से हॉटर एयर की तरफ आ रही है, मतलब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ आ रही है। तो यहाँ क्या होता है रिफ्रैक्शन हो जाता है, लाइट अपने आप ऐसे ऊपर की तरफ ही मूव हो जाएगी। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो ऐसे बेंड होगी और जब व्यूअर के पास आएगी तो वो ऐसे कुछ आएगी। तो व्यूअर को ऐसे यहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूजन दिखेगा कि ट्री यहाँ होने के बजाय उल्टा ऐसे एक इंफीरियर इमेज बन गई है। सी, ये एक्चुअल ट्री है और ये उसकी इन्वर्टेड इमेज ऐसा एहसास होगा कि वो ऐसे है। तो दिस इज कॉल्ड मिराज। मिराज फ्रॉम ऑब्जर्वर्स पोजीशन, इसको बोलते हैं मिराज। ओके, तो दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन। ऐसे ही एक लूमिंग होता है, लूमिंग कोल्डर एरियाज में सी में, दैट इज लूमिंग। 60% mothers return to work within 6 months of delivery, reveal study। अब सी, गवर्नमेंट मटर्निटी बेनिफिट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे करती है, अर्ली चाइल्ड केयर है, लैक्टेटिंग मदर्स, इन सबको फैसिलिटीज़ भी मिलती है। गवर्नमेंट में क्रीश फैसिलिटी है बट वो काफ़ी ज़्यादा अनइक्विप्ड भी होती है वर्क प्लेसेस में। तो जैसे अगर डिलीवरी हुआ है तो उसके बाद क्या प्रेशर आ जाता है कि जॉब लॉस तो नहीं हो जाएगा, बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड तो नहीं होंगे, एम्प्लॉयमेंट में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इससे मदर क्या करती है, वो अपनी हेल्थ का भी और बच्चे का हेल्थ भी रिस्क लेती है और तुरंत जॉब में आने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ एक और बड़ी बुरी बात है, हम ना ग्लोरीफाई करते हैं एक्स्ट्रा वर्क अल्कोहलिक नेचर को, कि जैसे आईटी कंपनीज में भी आप देखो सैटरडे संडे जबरदस्ती बुला लेंगे, सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं, दिन में अगर वो 12-13 घंटे अपनी डेस्क पे बैठा हुआ है तो लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत एफर्ट्स डाल रहा है एट्सेट्रा, विच इज़ अ रॉन्ग माइंडसेट। जो एफर्ट होता है ना वो वर्क से होना चाहिए, कितने घंटे काम किया इसके बजाय कितना काम किया। सेकंड, वर्क में भी जो पर्सनल लाइफ है और वर्क लाइफ है इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। वर्क इज नॉट एवरीथिंग, वर्क के कारण ये जो दूसरा चीजें हैं लाइफ की, इससे डिप्राइव नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द थिंग, फिजिकल एनवायरनमेंट होम पे वर्क प्लेस पे भी हम कन्वीनियंट बताएं, ताकि ये इस तरीके से वो फोर्स नहीं हो कि क्विकली उनको वर्क पे वापस आना है। बिकॉज अगर चाइल्ड का अर्ली केयर नहीं हुआ तो उससे क्या होता है, चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, एमएमआर रेट भी बहुत ज़्यादा है। सो वी आर डूइंग इनजस्टिस। सो वी शुड नॉट अननेसेसरी ग्लोरीफाई दिस थिंग कि वर्क बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, वर्क इज एवरीथिंग एट्सेट्रा, नो। देन यहाँ एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। तो नॉट ओनली गवर्नमेंट, सारे प्राइवेट सेक्टर, सोसाइटी एज अ होल को वी शुड अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस थिंग। एट होम, गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19, ये एडिटोरियल है। सी, बिफोर दैट एक नई थेरेपी आई है, एंटीबॉडी थेरेपी, एंड दिस इज अबाउट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स टू रिकनेक्ट विद स्टूडेंट्स, डिजिटल एज, इंसेंटिव्स दें टू काउंटर जैब हेजिटेंसी। जैब और वैक्सीन एक ही चीज़ है, वैक्सीन हेजिटेंसी, एक्स्ट्रा राशन वगैरह दें, दिस इज गुड। कल हमने अरुणाचल के भी एक सर्कल ऑफिसर का केस स्टडी देखा था। देन दिस इज डायरेक्टिव विदड्रॉन इन लक्षद्वीप, और ये एडिटोरियल है एट होम। एट होम, अब यहाँ बात है कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को। डिजास्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रबल दिया है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आया है,
और जब भी डिजास्टर आता है ना, तो मोस्ट पीपल जो होते हैं ना, दे आर वेरी काइंड, दे वांट टू हेल्प। वो डोनेशन भी देते हैं अपनी तरफ से, उनको जो बनता है वो मैसेज स्प्रेड करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, बीच में आ जाते हैं मिडिलमैन, वल्चर्स, और ये इस जनरोसिटी का गलत फायदा उठाते हैं। कि जैसे एक पर्सन ए है, उसको लगा कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उसने दिया डोनेशन। अब डोनेशन देने के लिए वो कोई एनजीओ देखेगा या फिर इस टाइप की चीजें, और ये चीज फ्रॉड करेंगे, तो इससे पैसा भी चला गया और वो जहां जरूरत थी वहां पे पैसा पहुंचा भी नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। चिल्ड्रन के केस में ऐसा काफी देखने को मिलता है। तो डिजास्टर्स में ब्रिंग आउट द इनेट जनरोसिटी ऑफ द पीपल, बट समटाइम्स इवन वेल इंटेंशनड इनिशिएटिव्स में गो रॉन्ग। इंटेंशंस गुड हैं, स्टिल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और एक बेसिक अवेयरनेस को फॉलो करना जरूरी है। आप भी अगर ऐसे कुछ डोनेशन दे रहे हो, हेल्प दे रहे हो, पहले उसको वेरीफाई करो। डोंट डू दिस जस्ट लाइक दैट। कई बार ऐसे कुछ मैसेजेस आ जाते हैं जो लोगों से अपील करते हैं कि इसको स्प्रेड करो, इस न्यूज को, एटसेट्रा। वेरीफाई, वेरीफाई बिफोर, अदरवाइज यू विल फॉल दिस विक्टिम, विक्टिम हो जाएंगे आप। अब ऑर्फन में एक ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। दूसरी बॉडी इंपॉर्टेंट है कारा, जैसे हमने 1098 नंबर देखा था। जो भी एडॉप्शन होना है ना, वो इसके अंतर्गत होना चाहिए, नियम के थ्रू। नो सच एडॉप्शन कुड बी परमिटेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि डेंजर ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू ट्रैफिकर्स होता है अंडर द गाइज ऑफ एडॉप्शन इज एवर प्रेजेंट। जैसे कुछ केसेस अभी आए थे कि फॉरेनर है, वो छोटी बच्चियों को ऐसे यहाँ पे एडॉप्शन करके दिखा रहे थे, बट एक्चुअली वो चाइल्ड ब्राइड थी। तो ऐसा गाइज होता है, गाइज ऑफ एडॉप्शन में दिस ट्रैफिकिंग होता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी है। प्रिवेंट करें इलीगल एडॉप्शन एंड फंड कलेक्शन को भी, दे आर प्लेइंग विद यू। प्रिवेंट इलीगल एडॉप्शन एंड फंड कलेक्शन। तो दिस इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस, वेलफेयर एंड सेफगार्ड इंटरेस्ट करें चिल्ड्रन को। सो दिस इज द थिंग एट होम। और अभी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नो इससे पहले जब सुनामी आई थी 2003 में, तो तब भी ऐसे केसेस आए थे कि पेरेंट्स आर गॉन, अब चिल्ड्रन ऑर्फन बचे हैं। उस टाइम पे भी बहुत सारे दिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑर्गन, इन सब का यहाँ पे न्यूज़ आया था। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दिस इज एनकरेजिंग अकॉर्ड, ये G7 की बात है। G7 का जो नया लॉ आया है कि जो डिजिटल कंपनीज है इन पे टैक्स लगाया जाए, बिकॉज ये टैक्स इवेजन करते हैं, ये करते हैं बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। बिकॉज वर्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड हो रहा है, इंटरनेट डिजिटल प्रेजेंस बढ़ रही है, तो सब जो रेवेन्यू के मॉडल्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो नए नए दिस डिजिटल एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ कॉपीराइट रिलेटेड या फिर कुछ मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे भी टैक्सेशन करना ज़रूरी है। तो ये G7 का इनिशिएटिव है। पॉलिटिकल विल यहाँ पे है, फेयरनेस होनी चाहिए रेवेन्यू शेयरिंग में भी, तो ये अच्छा होगा। इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन है और डिजिटलाइजेशन है। नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। तो अपॉर्चुनिटी ये है कि हम टैक्स सिस्टम में जो लूप होल्स है उसको प्लग करें, एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स बनाए कि 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लूप होल्स को प्लग करें इंटरनेशनल टैक्स रिजीम में। तो ये एक लैंडमार्क डील हुआ था G7 कंट्रीज ने, इन्होंने बोला कि मल्टीनेशनल कंपनीज टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उसको चेक करें। MNC टैक्स इवेजन कैसे करते हैं, ये मिनिमाइज करते हैं टोटल टैक्स आउटगो, रिकॉग्नाइजिंग अ बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू इन लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। ये किसी टैक्स हेवन कंट्री में अपने ऑपरेशंस दिखाएंगे और टैक्स देने से बच जाएंगे। तो इसीलिए G7 OECD ने कहा कि एक मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स हो 15% का, जिससे कि जहां कंट्री ऑपरेट कर रही है उस जगह पे वो टैक्स इवेजन नहीं कर पाए। एक 15% का तो टैक्स लगेगा ही। अगर टैक्स कम है इससे तो उस पर टॉपअप भी किया जा सकता है कि कहीं पे 8% टैक्स है तो वहां पे 7 और लगा दो जिससे टॉपअप हो जाए। अब इंडियन एक्सप्रेस में ही इस पे एक आर्टिकल ये है, काउंटर है। द हिंदू ने तो इसकी तारीफ किया है कि दिस इज अ वेरी गुड टैक्स सिस्टम, इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट भी होगा, करीब 10 बिलियन का यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है हमें MNC में अगर ये टैक्स आए, लूप होल्स अगर प्लग कर दे।
अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी एक कंसेंसस होना जरूरी है। जो एक्स्ट्रा टॉपअप आएगा वो कौन लगाएगा? अगर टैक्स बचा रही है मल्टीनेशनल कंपनी, तो जहां बिजनेस हुआ वो इस पे एक्स्ट्रा टॉपअप लगाएंगे, या फिर जो पेरेंट है जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है वो वहां पे टैक्सेशन लगाएगा? तो ये जो फाइन लाइंस हैं इस पे भी क्लैरिटी होना चाहिए। ये इंडियन एक्सप्रेस में अभी आगे लिखा है, विल हैव अ रीलुक। सो द पॉइंट इज, टैक्स इवेजन को कट करना है। मल्टीनेशनल कंपनीज डिजिटल जो ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है, प्रेजेंस है, इस पे प्रॉपर टैक्स लॉज लाने हैं। दिस इज द प्रायोरिटी। तो ये है दिस एनकरेजिंग अकॉर्ड, बट ये एक स्टेप राइट डायरेक्शन में है। जो रिंकल्स हैं उसको आयरन आउट किया जा सकता है। दिस इज अ गुड स्टेप। Then strong arm tactics weaken democracy. This is about see bureaucrats in controversy, governor rule, etc. Political है बहुत ज़्यादा, will not talk. Promise and peril of digital justice delivery. अब सी ये भी एक टॉपिक है। अभी क्या हुआ, जैसे हमने देखा जुडिशरी भी बोल रही है कि लाइव स्ट्रीम करो केसेस का। डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा आ रही है। जो मतलब सिस्टमेटिक एक ही टाइप के केसेस होते हैं वहाँ पे एआई के थ्रू उनको जल्दी जल्दी हम निपटारा करें, बिकॉज कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। तो ये जो फेज 3 है ई कोड प्रोजेक्ट्स का, इसने बोला टेक्नोलॉजी पे अब हम ज़्यादा रिलाई करें ताकि स्पीड आए। बट प्रॉब्लम ये है, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनेशिया। इससे सर्विलांस का भी रिस्क होगा। कोर्ट ओवरबर्डन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प हो सकती है। टेक्नोलॉजी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स में, तो वो सॉल्यूशन है। अदरवाइज इससे एक्सक्लूजन होगा, इनिक्विटी होगी और सर्विलांस ज्यादा होगा। ई कोड प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमें पुट्टा स्वामी केस भी देखना है, डेटा प्राइवेसी का कॉन्टेक्स्ट। अब सी कई बार क्या होता है कि जैसे जज साहब को चाहिए गवाह, जज साहब को चाहिए यहाँ पे दिस प्रूफ। प्रूफ मतलब से पुलिस का कोई डॉक्यूमेंट है या फिर फॉरेंसिक का कोई डॉक्यूमेंट है, इस टाइप से। तो ये सब डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, और ये सारे डिपार्टमेंट भी लोकलाइज्ड हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट अलग जगह से आएगी, पुलिस की रिपोर्ट अलग जगह से आएगी, कोई और दूसरे टेस्ट कराए तो उसकी रिपोर्ट, ट्रैफिक की रिपोर्ट से कहीं और से आएगी। तो ये सब सबूत है, गवाह है। अगर सब जगह डिजिटल इंटीग्रेशन होगा तो कोर्ट में जज साहब एक टैप करेंगे और उनको सारा डेटा उनके पास आ जाएगा। तो इससे जो प्रूफ होता है उसकी टैंपरिंग हो जाती है, टाइम पे प्रूफ्स आते नहीं है, टाइम पे रिपोर्ट्स आती नहीं है। हम इसको भी कट डाउन कर देंगे। सो दिस लुक्स गुड। सीमलेस एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन का वेरियस ब्रांचेस ऑफ द स्टेट में, जैसे जुडिशरी और पुलिस में, प्रिजन सिस्टम में। तो ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लुक्स गुड। बट व्हाट कि अगर फॉरेंसिक का जो लोकलाइज डेटा है वो ही अगर फॉल्ट है, डिफॉल्ट है, कर रहा है, गलत है वो डेटा, तो आगे की सारी प्रोसेस भी गलत हो जाएगी। अगर प्रिजन का कोई डेटा गलत है तो आगे की सारी प्रोसेस भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ रिस्क है कि जो डेटा है वो इनएक्यूरेट हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। डेटा अगर नीचे के लेवल से ही अगर टैंपर कर दिया जाए तो ऊपर जुडिशरी के पास भी वो टैंपर्ड डेटा पहुंचेगा, डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। सेकंड, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है, जैसे अमेजोन हुआ, कोई भी ई कॉमर्स की कंपनी है, फेसबुक हुआ, ये आपके बारे में सब जानते हैं। आप एक माइक सर्च करो, हर जगह आपको माइक मिलेगा। आपको शूज लेने हैं, आप शूज देखो, उनको सब पता है आपकी चॉइस क्या है, कलर क्या है, साइज क्या है, एटसेट्रा एवरीथिंग। तो प्राइवेट कंपनीज हमें टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट देती है बिकॉज इनके पास हमारा डेटा है। अगर गवर्नमेंट के पास इतना सारा हमारा डेटा चला जाएगा तो क्या गवर्नमेंट टारगेटेड सर्विलांस नहीं करेगी? ये तो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट से भी खतरनाक चीज है, टारगेटेड सर्विलांस। दिस इज अ वेरी रिस्की थिंग और दिस इज डेट्रीमेंटल टू एनी डेमोक्रेसी। तो यहाँ इसीलिए चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल राइट। टेक्नोलॉजी को हम डिनाई नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करना है, बट स्ट्रीमलाइन करें जुडिशियल प्रोसेसेस, पेंडेंसी कम हो, लिटिगेंट्स हो, बट इट कैन नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ। टेक्नोलॉजी इज नॉट एवरीथिंग। We need to have this human angle, ethics angle, constitutional angle as well. So this is the promise and perils of digital justice delivery. अब ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो हम इससे हमारा एक थॉट प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हमें फॉर अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। द मर्की स्पेस ऑफ सोशल ऑडियो, अगेन एप्लीकेशंस और इनका क्लोज डोमेन। साउथ एशिया का हेल्थ केयर बर्डन है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जीडीपी का ज़्यादा परसेंट हम हेल्थ केयर में लगाएं।
हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और हॉस्पिटल्स भी सब कैटेगरी के बनाए, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, सेकेंडरी हो, टर्जरी हो। हम ज़्यादा पैसे खर्च करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये काफ़ी अच्छा कार्टून है। फ्रेंड्स, सिचुएशन इज ग्रिम हियर, फोक्स आर गेटिंग वैक्सीनेटेड, गो कोरोना, कोरोना गो। देन दिस इज स्विचिंग साइड्स, और ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टारगेटेड इन फिशिंग अटेम्प्ट। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर ट्राइंग टू दिस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। डिफेंस सर्विसेज में भी, डिफेंस के जो जॉब्स होते हैं इसमें भी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं। सी, कई बार क्या होता है, जैसे किसी का फौज में हुआ, वो बड़े जोश में रहता है, उसको बड़े सेंसिटिव चीज़ें भी मिलती है, गन्स मिले, इक्विपमेंट्स, लोकेशन एटसेट्रा मिला। अब हमारे यहाँ सोशल मीडिया ने सबका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना कम कर दिया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम लाइक्स, फेम होना, फेमस होना, वो सेंसिटिव चीज़ें भी यहाँ पे सोशल मीडिया में डाल देते हैं। और जो फॉरेन के हैं, इंटरनेशनल जो हैं एजेंसीज हैं, वो इन्हीं चीज़ों को देखती रहती है आपके सोशल मीडिया अकाउंट में, और फिर वो करती है फिशिंग, वो करती है हनी ट्रैपिंग होती है, और फिर कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अक्सर ऐसा केस आता है कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, यहाँ के पर्सनल फिशिंग में यहाँ पे टारगेट किए गए। तो ये होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है कि आपसे आपका पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे उगलवाने की या फिर आपसे कैच करने की कोशिश करेंगे। हाउ? बाय बाय सम मिमिक करेंगे वो कुछ वेबसाइट्स को या फिर किसी डेटा को, कि आपने ये लॉटरी जीता है, अफ्रीका से मेल आया है, नाइजीरिया से, यू विल गेट दिस मच करोड़, जस्ट क्लिक ऑन दिस, अपना आधार वगैरह यहाँ पे सबमिट करो। दिस इज फिशिंग। फिशिंग का स्कैम होता है सस्पिशियस ऑफ एनीवन दैट आस्क फॉर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये है, मेलवेयर हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, लिंक्स टू वेबसाइट हिडन इन ईमेल्स, ये सारी चीज़ें होती है फिशिंग का, कि दे आर ट्राइंग टू गेट देयर पर्सनल डेटा और यहाँ पे आपको फ्रेम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे सबसे ज़्यादा ये फिशिंग के अटेम्प्ट होते हैं, मैलिशियस वेब लिंक्स वगैरह। एक और टर्म होता है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग भी एक डिसेप्टिव एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया में लोग फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, उसको पूरा कवर करते हैं, फिक्शनल पर्सोना बनाते हैं, फेक आइडेंटिटी सोशल नेटवर्किंग साइट में, और वो विक्टिम यहाँ पे ढूंढते रहते हैं। तो कैट फिशिंग भी ये होता है। इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग, इंटरनेट पे जैसा दिखता है ना वैसा एक्चुअली में होता नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। गवर्नमेंट जो यहाँ पर है, ये स्पेशली अगर पिछले कुछ टाइम से देखे, चाइना साइड से, पाकिस्तान साइड से, यहाँ से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं दिस फिशिंग के, हनी ट्रैपिंग के एटसेट्रा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अवेयरनेस। तो ये यहाँ पे बात है, कोई भी मैलिशियस वेब लिंक वगैरह नहीं क्लिक करना है, पर्सनल कुछ भी डेटा वगैरह यहाँ पे शेयर नहीं करना है। इंटरनेट में यू डोंट नो एनीबडी पर्सनली, सो डोंट फॉल विक्टिम, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। देन ये मिनिस्टर, ये हैं नए ईसी अनूप चंद्रा जी। अनूप चंद्रा पांडे टेक्स चार्ज एज ईसी। इससे पहले आप यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। यहाँ है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के, पखुई भी बोलते हैं, प्रीलिम्स में सवाल आया था पखुई। पक्के टाइगर रिजर्व कंटिजेंसी वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक। ये पक्के है। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर, जैब्स एंड एसओपी कश्मीर गियर्स अप टू वेलकम टूरिस्ट। अब कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी। बिफोर दैट मेडिकल एजुकेशन का ट्रेंड है, हैवी रेन अफेक्ट्स लाइफ इन मुंबई, ये है पब्लिक ह्यूमन राइट्स, ट्विटर कॉम्प्लाई करना ही पड़ेगा नए रूल्स में। देन दिल्ली हॉस्पिटल ऑफिशियल टेंडर अपॉलजी करना ही था ये। देन रिवाइव फ्री राशन स्कीम फॉर माइग्रेंट एक्टिविस्ट अर्ज सेंटर। पक्के टाइगर रिजर्व हाइब्रिड हियरिंग कंटिन्यू रहेगी कोर्ट में। 15 डेज का स्पेशल लीव होगा सेंट्रल स्टाफ में, अगर फैमिली में कोई कोविड वगैरह हो रहा है तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये है कश्मीर का। गियर्स अप टू वेलकम टूरिस्ट। कश्मीर जो है, कश्मीर की जो मेजरली इकोनॉमी है वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बेस्ड। अब कोविड हुआ तो लोगों का मूवमेंट कम हो गया, तो दे आर ऑल्सो फेसिंग हीट। समर सीजन आ रहा है, समर सीजन इनका पीक होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल होता है। तो हाउस बोट ऑनर्स, होटल स्टाफ, डल लेक के आसपास इनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहा है ताकि जो टूरिस्ट आए, इकोनॉमी भी रिवाइव हो और पैंडेमिक का थ्रेट भी नहीं हो। ये सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ग्रेट पोटेंशियल है।
कश्मीर, केरला। केरला जो है ना, ये भी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। यूएस सेनेट ने पास किया इनोवेशन बिल। अब सी, चाइना ने अपना सारा जो दिमाग लगाया ना, वो अच्छी चीज़ों पे लगाया, लाइक इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मेडिकल या फिर मैन्युफैक्चरिंग। दे आर प्लेइंग देयर कार्ड्स रियली वेल। और यूएस अब प्रेशराइज हो रहा है, तो यूएस ने भी अब बोला इनोवेशन बिल लाओ, R&D में करो, नेक्स्ट बिग थिंग्स में यहाँ पे सही डायरेक्शन में मनी स्पेंड करो। तो ये $170 बिलियन का ये कुछ ला रहे हैं। इकोनॉमिक थ्रेट फ्रॉम चाइना है इसके कॉन्टेक्स्ट में। चाइना का फैक्ट्री प्राइसेस सर्ज सिग्नल्स ग्लोबल प्रेशर। अब सी, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? मोस्ट आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। अब चाइना में इसलिए होता था बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा थी, चाइना में लेबर लॉस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, चाइना में ह्यूमन दिस राइट्स भी ज़्यादा नहीं है, तो कम पैसे में ये ज़्यादा काम कर पाते थे, तो प्रॉफिट हो रहा था। कैपिटलिज्म को तो प्रॉफिट से मतलब होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सारी शिफ्ट हो गई चाइना में। बट अब चाइना में भी इन्फ्लेशन आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वर्ल्ड पे अब इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन। तो चाइना जो अभी तक जाना जाता था लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेंथ थी, अब ये स्ट्रेंथ जा रही है। बिकॉज अगर जैसे पैसे आते हैं ना, तो फिर चॉइसेस भी चेंज होने लग जाती है चाइना में अब, बिकॉज पीपल आर गेटिंग वेल्दी, सो उनकी चॉइसेस प्रेफरेंसेस भी अब चेंज हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा सेविंग नहीं हो पा रहा है जितना पहले होता था, कॉस्ट बढ़ रही है। दिस इज अबाउट टी इंडियन दिस आर्मी बैक टू स्कूल डिलीवरी रोड नॉट टेकन। अब जैसे ये डब्बा वाला कुछ ही दिन पहले हमने देखा था, सिक्स सिग्मा डब्बा वाला भी अब समय के हिसाब से खुद को ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली बना रहे हैं। यूएस सेनेट ने इनोवेशन बिल किया। दिस इज क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप गोल स्टिल ऑन ट्रैक। ओके, दिस इज 70 करोड़ को वैक्सीनेशन दो बाय सितंबर। टॉल है ये काफी, ग्लोबल प्रेशर, और ये फ्यूचर लीडर 21st सेंचुरी। दिस इज अबाउट 5 मेगाहर्ट्ज फॉर दिस रेलवे। बात यह है कि रेलवे को एक डेडिकेटेड स्पेक्ट्रम दे। इससे क्या होगा, रेलवे बिकॉज टेलीफोन मोबाइल नेटवर्क हर जगह कवर होता नहीं है, कई बार रेलवे ट्रैक है, तो क्यों ना इनको खुद ही का डेडिकेटेड रेलवेज को दे दे हम 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम। तो रेलवे इसमें LTE इंट्रोड्यूस करेगी, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन ऑन इट्स रूट्स। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, कम्युनिकेशन इससे प्रिवेंट होगा ट्रेन एक्सीडेंट्स, रिड्यूस होगा डिले, रियल टाइम इंटरेक्शन होगा लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और कंट्रोल सेंटर में। तो डिजास्टर्स जो हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो हम कम कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी रेलवे ऑपरेशन में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आएगा, रिमोट मॉनिटरिंग होगा कोचेस का, वैगन्स का, लोकोस का, लाइव फीड चल रही है CCTV कैमरा की कोचेस में। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एटसेट्रा आएगी रेलवेज में। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि अब रेलवेज को इन मोबाइल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो, इन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। दे विल हैव देयर ओन 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। गुड न्यूज। देन दिस इज अबाउट दिस फ्रेंच ओपन। इंडिया अभी यूके में है, इंडियन क्रिकेट टीम, और दिस इज स्पोर्ट्स। ये इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस में डे 1 मॉनसून, मुंबई, पानी आते ही मुंबई में बाढ़ आ जाती है। इसका रीजन क्या है, मुंबई फ्लड्स का। हैव अ लुक 22 मई 2021 का वीडियो, यहाँ की ज्योग्राफी, मुंबई की ज्योग्राफी। देन दिस इज अबाउट सेंटर रीनेगोशिएट करेगा सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से वैक्सीनेशन का प्राइस कम करिए। ये है यमुना, और यमुना कितनी पॉल्यूटेड है, यहाँ पे हैजार्डस फोम दिख रहा है दिल्ली में। देन वैसे सारी रिवर्स का यही हाल है। अब थर्ड वेव है, रिस्क टू किड्स, तो ऐसे करके हम तैयारी कर रहे हैं। देन दिस इज अबाउट शॉक्ड एंड ऑ, दिस इज स्टेट्स एंड द यूनियन। ये है रिव्यू द डील, जो अभी हमने डील देखा ना, 15% मिनिमम टैक्सेशन। इसमें इंडिया को ध्यान ये रखना चाहिए कि राइट टू टैक्स किसी भी कंपनी का जो हमारी टेरिटोरी में है, इंडियन टेरिटोरी में, ये हमारा सोवरन राइट है। तो ऐसा कुछ नहीं हो कि हम इंटरनेशनल G7 अग्रीमेंट्स में आ जाएं और हम हमारा राइट यहाँ पे डिप्राइव कर दें। वी शुड बी केयरफुल। हमारी टेरिटरी में टैक्सेशन का राइट एक्सक्लूसिवली हमारा है, सोवरन है। देन जो 15% का टैक्सेशन है, अगर इससे कम है, तो पहला राइट किसका होगा कि वो 15% की जो कोटा है उसको कंप्लीट करे, टॉप अप करे। इन सब फाइन लाइंस पे भी नेगोशिएशन होना है। इक्वलाइजेशन लेवी है, इस पे भी हमें नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ गुड, बट अभी जो फाइन डिटेल्स है ना टैक्सेशन में, कि अगर टैक्सेशन
पहला टैक्सेशन कौन लगाएगा, अगर टैक्सेशन नहीं दे रही है कंपनी तो फिर क्या करना होगा, इन सब पे भी ध्यान देना जरूरी है। रिव्यू द डील, दिस इज शॉक्ड एंड द फोर्स ऑफ कंपैशन, कंपैशन इज अ वर्च्यू, कंपैशन क्वालिटी एथिक्स में लिखा है, ये होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स में, ऑफिसर्स में, ऑल ऑफिसर्स, ऑल एवरीबडी, इनफैक्ट कंपैशन सबके साथ होना चाहिए। देन दिस इज अबाउट यूएस लॉ मेकर, सिटीज की रैंकिंग है, पैंडेमिक, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ पे सिटीज आर रियली गुड। और पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है बिकॉज क्रूड ऑयल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब क्रूड ऑयल की प्राइस होती है इंटरनेशनल में कितने बैरल का है, $70 का हो गया एक बैरल। इसके बाद आता है टैक्स, सेंटर लगाती है एक्साइज ड्यूटी, स्टेट लगाता है सेल्स टैक्स, ये दोनों ही इजी मनी मिलता है पेट्रोल सेल से, तो इसको कट करने के मूड में नहीं रहते हैं। देन दिस इज इकोनॉमी, डिजिटल बैंक, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, राइजिंग क्रूड प्राइस, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, नडाल ने एक सेट ड्रॉप किया यहाँ पे। दिस इज स्पोर्ट्स। अब हिंदी में देखते हैं हम, विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। महासागर है ना, बिकॉज लाइफ भी शुरुआत तो ओशन से ही हुई है, वाटर से हुई है, तो महासागर को कंजर्व करना जरूरी है, जागरूकता होना जरूरी है। 2008 से यूएनजीए ने इस दिन को नामित किया गया था। महासागर पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स माने जाते हैं, एक इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फूड, मेडिसिन, वाटर, एवरीथिंग जो डिपेंडेंट होती है ओशन पे। अर्थ का कितना परसेंटेज जो है सरफेस का वो वाटर है, आंसर। इस बार का थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, जैसे कोस्टल एरियाज है वो लाइवलीहुड उनका बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ओशन पे, तो सतत विकास जरूरी है। सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 टू 2030 तक, ये होगा राष्ट्र दशक, महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक। तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, अनुसंधान करेंगे ओशंस को कंजर्व करने के लिए। अब ओशन से रिलेटेड एक न्यूज और अभी चल रही है, वो है दिस, यहाँ पे एक एल्गे का अटैक हुआ है, यहाँ पे सी ऑफ मारा मारा है। ओके, दिस इज सी ऑफ मारा मारा, ये ब्लैक सी है और ये टर्की है, टर्की का ये शहर है इस्तांबुल। सी ऑफ मारा मारा के बाद आता है ग्रीस के तरफ एजियन सी, तो तुर्की के सी ऑफ मारा मारा जो ब्लैक सी और एजियन सी से जोड़ता है, वहां पे आया सी स्नॉट। सी स्नॉट क्या होता है, ये समुद्री दिस श्लेष्म है, म्यूके एल्गी है, ये शैवालों के पोषक तत्वों की अति प्रचुरता हो जाने पर ये निर्मित हो जाती है, मतलब ज्यादा यहाँ पे शैवाल पोषक न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है, तो इनका बूम आया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। अति प्रचुरता ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण और गर्म मौसम के कारण हो रही है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ का जो समुद्री एरिया है वो चिपचिपा भूरा झागदार पदार्थ जैसा बन रहा है, तो दिस इज सी नॉट, सी स्नॉट। अब आज के सॉल्यूशन है, ये कल के सॉल्यूशन है। सी रेक्टेंगल था एक, लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, एरिया एक्स वाई है। लेंथ हो गया कितना बड़ा, रेक्टेंगल का हाफ हो गया तो x/2, ब्रेथ हो गया ट्रिपल 3y। नया एरिया फाइंड करेंगे, ये नया एरिया है, ये पुराना एरिया है, चेंज कितना हुआ 1/2y, 1/2 xy अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो वो हो गया 50% का इंक्रीज। ये दूसरा रेक्टेंगल था, लेंथ ब्रेथ और ये विड्थ है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। ब्रेथ 20 फीट दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमें पता चल जाएगा 680 फीट है, तो लेंथ कितना हुआ 680 अपॉन 20 दैट इज 34 फीट। अब फेंसिंग 3 ही साइड करना था, तो इसको काउंट करते हैं 2L और एक B हो गया, 2L प्लस B। 2L मतलब 2 इंटू 34 68, 20 88 फीट हो गया। यहाँ हमें टोटल एरिया निकालना है जिसको प्लास्टर करते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसे आ जाएंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसे करके हमने वो एरिया निकाल लिया जहां पे हमें प्लास्टर करना है, तो वो 744 आया। रेट था 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 558 इज योर आंसर। आज के सवाल है, 25 स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किया मनी फॉर डोनेशन, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन था 50, बाद में उनके टीचर ने भी कुछ पैसे कॉन्ट्रीब्यूट किए, तो एवरेज हो गया 56। तो आपको बताना है टीचर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया। दूसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 23 मीटर है। पेरीमीटर, ये पेरीमीटर होता है, एरिया नहीं, दिस इज पेरीमीटर, ये 206 है, तो एरिया कितना होगा। रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 3:2 है। मैन साइकिल कर रहा है बाउंड्री पे, मतलब पेरीमीटर पे, पार्क पे स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर,
कंप्लीट एक राउंड 8 मिनट में करता है, तो इससे हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। आपको बताना है एरिया ऑफ पार्क कितना है, अब हमें उसका एरिया बताना पड़ेगा। कंप्लीट दिस। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। क्विक, आसान सवाल है, गलतियां नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस। सो दिस इज सी सेट सॉल्यूशन, दिस इज विश्व महासागर दिवस और दिस सी स्नॉट, दिस इज एजियन सी, मारा एंड ब्लैक सी। मुंबई फ्लड्स, 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, इनोवेशन जरूरी है। टूरिज्म पक्के, मिस्टर अनूप चंद्रा। दिस इज अबाउट हेल्थ केयर बर्डन, ये है जस्टिस, डिजिटल जस्टिस डिलीवरी, एनकरेजिंग अकॉर्ड एट होम, मिराज। और लूमिंग क्या होता है आप बताओ। ये ग्रीन इकोनॉमी है, अर्बन प्लानिंग, और ये है एमएसपी। So this is 10th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.